बच्चों, पिछले सेशन में हमने गाउस लॉ के बारे में बड़ा डिटेल में पढ़ा, जिसमें हमने सॉलिड एंगल के बारे में बताया और गाउस लॉ का एक पॉसिबल डेरिवेशन भी हमने जानने की कोशिश की। और वो बेसिकली फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं वहां से शुरू करके फाइनली हम गाउस लॉ पे आए। उसको लेके हमारे पास एक क्वेरी आई, उस क्वेरी को बताते हैं और उसको हम फिर से समझाने की कोशिश करते हैं और फिर हम कुछ और सिचुएशन में गॉस लॉ को लगाएंगे। तो बेसिकली हम लोगों ने ये देखा कि अगर कोई ऐसे कोई भी आप सरफेस गॉसियन सरफेस ले लें, इसमें कुछ Q1 Q2 Q3 इस टाइप से अगर चार्ज अंदर हैं और कुछ चार्ज अगर बाहर हैं, बाहर भी हो सकते हैं चार्ज, तो इस पे अगर हम टोटल फ्लक्स को इंटीग्रेट करें, सारी इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी इस सरफेस पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही है, किस तरह जिस तरह से भी आ रही है इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ से सारी इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है इसको अगर इंटीग्रेट करें, दैट इज ई वेक्टर ई डॉट डी ए मीन्स स्मॉल स्मॉल एरिया कंपोनेंट हम लेकर के उसको इंटीग्रेट करें, तो इसकी वैल्यू हमने बताई थी कि टोटल सम जो भी क्यू इंटरनल चार्ज है दैट इज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन जीरो, ये होगी। इंटरनल चार्ज मीन्स ये अंदर के चार्जेस का ही यहाँ पे आएगा, बाहर के चार्जेस से में यहाँ पे लेना देना कुछ नहीं होगा। तो इसको लेके किसी ने कहा कि ऐसा क्यों है कि बाहर के चार्ज को यहाँ पे हम क्यों नहीं कंसिडर कर रहे हैं। हम इसको भी शुरुआत में समझाने की कोशिश करते हैं। अब जरा आप रिकॉल करिए कि हमने कैसे ये कैलकुलेट करना सीखा था। हमने अगर सपोज कीजिए, एक शुरुआत फिर से रिकॉल कराते हैं, ये कुछ सरफेस हमने ली एंड ये 3 डायमेंशनल सरफेस मान के चलिए, गोला मान लीजिए, स्क्वायर मान लीजिए, एंड उस पर हमने कोई इस तरह से कोई पार्ट डीए एरिया, छोटा सा डीए काटा, ठीक है। तो ये इसके जो सेंटर है, ओरिजिन है, जहाँ से इसका स्क्वायर का ओरिजिन वो है, सेंटर है, उससे अगर मैंने इस तरह से कोण काटा, तो उसमें हमने बताया कि ये जो होता है, ये वाला, इसको हम सॉलिड एंगल बोलते हैं, ये सॉलिड एंगल इसको ओमेगा बोलते हैं। तो ये डी ओमेगा हमने डिफाइन किया था, क्या होता था, डी ए अपान आर स्क्वायर, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर यहाँ पे कोई चार्ज है, ये क्यू चार्ज है, तो इसके कारण यहाँ पे अगर हम वो निकालना चाह रहे थे, क्या इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कितनी होगी, वो कितनी हो जाएगी, वो कूलाम लॉ से देखा था मैंने, वो कहा था Q अपान आर स्क्वायर 1/4 पाई एप्सिलॉन, हमने ये कूलाम लॉ से लिया था। फिर हमने क्या किया था, अगर आप यहाँ पे हम ये फ्लक्स निकालें, इस जगह पे फ्लक्स निकालें, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, दैट इज ई डी ए, हम इसको डॉट प्रोडक्ट ले रहे थे, ई डी ए दैट इज इक्वल टू Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन अपान आर स्क्वायर। अब इसमें हम ये लेके चल रहे थे कि जैसे हमने अगर ये इसके कारण जो ई होगा इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, तो सीधे इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। एंड इन केस जो हमने सरफेस ली है, सरफेस के ऊपर जो परपेंडिकुलर है, सरफेस का डायरेक्शन क्या होता है, उसके ऊपर परपेंडिकुलर का जो डायरेक्शन है, एंड इनके बीच में अगर एंगल कोई ये अल्फा है, ये एंगल अगर अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाता है कि ये हो जाएगा डी ए, एंड ई और डी ए के बीच में, अभी ये वेक्टर फॉर्म में लिखा है, इसको स्केलर फॉर्म में लिखोगे तो ई मल्टीप्लाइड बाई डी ए इंटू कास अल्फा, ये बीच का एंगल हो जाता है, ये हमने कास अल्फा लिखा था, ठीक है। ये पिछले आप उसमें देखिएगा हमारे उसमें, तो ये बेसिकली क्या हो रहा था, ये इसको ऐसे कर लिया कि डी ए कास अल्फा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर था। इसको हमने क्या लिख लिया था, दिस इज बेसिकली ओमेगा। ये उस कंडीशन में ओमेगा था जब हम इसको, ये अल्फा जीरो हो, यहाँ पे अल्फा जीरो है, इस केस में अल्फा इज जीरो,
बट ये जो था ये ओमेगा था एग्जैक्टली, तो इसको हम क्या करते थे 4 पाई एप्सिलॉन ये डी ओमेगा हो गया। ये जो ओमेगा एंगल यहाँ पे छोटा सा पड़ रहा है इसको स्मॉल एंगल मान लेते हैं तो डी ओमेगा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसको हम इंटीग्रेट कर रहे थे, अब पूरा अगर हम ये इसको सरफेस पे इंटीग्रेट कर दें, इसको पूरे सरफेस पे ये क्या हो जाएगा क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, एंड बेसिकली आप इस ओमेगा को इंटीग्रेट करते हो तो स्पेयर के केस में तो ये 4 पाई आ जाता है। जब 4 पाई आता है तो 4 पाई मल्टीप्लाइड बाई 4 पाई हो जाता है, तो केवल एक क्यू अपान एप्सिलॉन रह जाता है स्पेयर के केस में। बाकी के केस में जब हम ये पूरा फ्लक्स इंटीग्रेट करते हैं तो हम ये दिखाने की कोशिश करेंगे कि जो फ्लक्स का इंटीग्रेशन जो है, अगर बाहर कोई चार्ज है, इस सरफेस से बाहर कोई चार्ज रखा है, तो ये पार्ट जो इंटीग्रेशन है बेसिकली जीरो हो जाता है। इसके कारण वहां पे जो अभी हम बताना चाह रहे थे कि केवल अंदर के ही चार्ज कंसीडर करते हैं गॉस लॉ में, बाहर के चार्ज नहीं कंसीडर करते। इसको कैसे देखेंगे? इसको हम देखने के लिए ये करते हैं कि एकदम से टोटल ही रैंडम सरफेस, ऐसी रैंडम सरफेस ले लेते हैं, ठीक है। एंड इसमें हम क्या करते हैं, एक चार्ज यहाँ पे हम क्यू रख लेते हैं। अब ठीक है कि क्यू चार्ज के बाद अब इसके कारण हम इस पूरी सरफेस पे अगर क्या फ्लक्स है उसको इंटीग्रेट करें, इस पार्ट को ई डॉट डी ए को इंटीग्रेट करें इस सरफेस पे, तो बेसिकली इंटीग्रेशन क्या लिए आप देखेंगे, इसको इंटीग्रेशन का मतलब है केवल ओमेगा का इंटीग्रेशन रह जाता है, इट्स नॉट डिपेंडेंट अपॉन डिस्टेंस। तो इसको अगर हम कुछ इस टाइप का एक कट निकालें यहाँ पे कि आप मानिए ऐसे, ठीक है, ऐसे ऐसे कुछ हम मान लिया करते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इस ये जो मैंने दो लाइन में खींची है, ये बेसिकली एक सॉलिड एंगल बनाने की कोशिश की है, और वो सॉलिड एंगल कुछ यहाँ पे बनेगा, कुछ सपोज कीजिए डी ओमेगा इतना एंगल बन रहा है। अब ये डी ओमेगा देखिए कितनी जगह सरफेस पे काट रहा है, उसको पहचानने की कोशिश कीजिए। एक तो सरफेस यहाँ पे काट रहा है, एक गॉसियन सरफेस यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, एक यहाँ पे काट रहा है, ठीक है। अब ये जितनी भी सरफेस है, ये है, ये है, ये है, ये सारी सरफेस बेसिकली यहाँ पे जो सॉलिड एंगल है ये डी ओमेगा ही डाल रही है, ठीक है। अब इसको अगर हम बोले ds1 सरफेस, ये ds2 सरफेस, ये ds3 सरफेस एंड ये ds4 सरफेस। तो अब देखिए इनके 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 सबके कारण जो एंगल है, जो सॉलिड, वो एक ही है, वो सॉलिड एंगल का वैल्यू चेंज नहीं हो रही है। ओनली थिंग डायरेक्शन जरूर चेंज होगी। वो डायरेक्शन इसलिए चेंज होगी कि देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे सरफेस का परपेंडिकुलर जो है ये बाहर की तरफ कुछ होगा। तो सपोज कीजिए बाहर की तरफ तो है, तो ये जो सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई एंगल होगा जो भी अल्फा, ये सपोज कीजिए अल्फा है, ये एन है सरफेस का परपेंडिकुलर, तो अल्फा जो है लेस देन 90 होगा। यहाँ पे जो कास अल्फा आता है, ओमेगा में कास अल्फा आता था ना, ds कास अल्फा, यहाँ तो ds कास अल्फा पॉजिटिव होगा। और इस केस में क्या होगा, इस केस में क्या होगा, ई तो कहीं इस डायरेक्शन में होगा, ई इस डायरेक्शन में होगा, और एन जो है इस डायरेक्शन में होगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जो भी वैल्यू आएगी, ये मान लिया कोई एंगल बना रहा होगा ई और इसके बीच में, मान लिया बीटा बना ले, बीटा लिख लेते हैं, ये क्या होगा, कास ई और एन के बीच में क्या एंगल हो गया, पाई माइनस बीटा, ये क्या हो जाएगा, माइनस कास बीटा हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू माइनस में होगी, ये वैल्यू माइनस में होगी, ये प्लस में होगी, इसी तरह ये प्लस में होगी और ये माइनस में होगी। जनरल कॉन्सेप्ट क्या है कि जहां पे किसी भी सरफेस में अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही है तो यहाँ के लिए डी ओमेगा जो है ये निगेटिव हो जाता है। बट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर जा रही है तो ये डी ओमेगा जो है ये ग्रेटर देन जीरो होता है, अदरवाइज ये लेस देन जीरो होता है। इस टाइप से आप याद रखने की कोशिश करिए। तो अगर अंदर जा रहा है तो ये ओमेगा है निगेटिव हो जाता है, बिकॉज कास अल्फा इज निगेटिव। यहाँ पे जो है पॉजिटिव हो जाता है। उस केस में अगर आप
अभी पूरा हम सम करके देखें, इस केस में अगर हम सम करके देखें तो ई डॉट डी ए क्या हो जाएगा, क्यू अपान 4 पाई एप्सिलॉन, ठीक है। एक तो इसके कारण ओमेगा आएगा, इसके कारण क्या होगा, ये जो भी है ये अंदर जा रहा है तो माइनस डी ओमेगा हो जाएगा। इसी तरह से हम एक के साथ इसके कारण क्या होगा, ये बाहर की तरफ से ये प्लस डी ओमेगा होगा। यहाँ पे क्या है, फिर माइनस, ये भी ई अंदर की तरफ जा रहा है तो माइनस डी ओमेगा होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस डी ओमेगा होगा। ये बेसिकली कट 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 के दोनों कट के जीरो हो जाएगा इधर। तो जब भी कोई चार्ज बाहर होगा किसी भी गॉसियन सरफेस से, तो उसको अगर आप पूरे पे अब अगर इंटीग्रेट करने की कोशिश करोगे तो इस तरह से सब चीजें कटती चली जाएंगी, ये भी कट रहा है, इसी तरह कुछ और आप कट लोगे, ओवरऑल पूरी सरफेस को इंटीग्रेट करोगे तो जो इंटीग्रेशन है वो गॉसियन सरफेस पे जीरो आएगा। तो बेसिकली जो ये वाला पार्ट अगर आप पूरा इंटीग्रेट भी करो, इसका ई मान के भी चलोगे तो उसका सारा पार्ट कैंसिल हो जाएगा। इसलिए हम इस इक्वेशन में जो ये इक्वेशन फाइनली हमने डिराइव की थी, ये ई डॉट डी ए क्यू अपान एप्सिलॉन, इसमें ये जो क्यू चार्ज है ये केवल गॉसियन सरफेस के अंदर का चार्ज लेते हैं, बाहर का नहीं लेते, क्योंकि बाहर का जो आप जितना भी फ्लक्स है आप उसको इंटीग्रेट करोगे बाहर के चार्ज के कारण, तो वो फ्लक्स जीरो हो जाता है। आई थिंक ये पॉइंट अब क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं कुछ क्वेश्चन कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। तो मैंने एक एक्सप्लेनेशन दे दिया कि बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि गॉसियन सरफेस के बाहर के चार्ज को हम जब फ्लक्स पूरा कैलकुलेट कर रहे हैं तो उनको कंसिडर नहीं करेंगे। अब जैसे एक स्पेसिफिक एग्जांपल लेते हैं और उनको कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी एक कोई सर्किल है, सर्किल नहीं है, बेसिकली स्फीयर है, एंड स्फीयर पे हमने क्या किया है कि यूनिफॉर्म एक चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है Q। इस पूरे स्फीयर पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है Q। तो इसके कारण ये स्फीयर का, अगर ये स्फीयर का सेंटर हो O, स्फीयर का सेंटर है O, ये O है, तो इसके कारण किसी पॉइंट P पे जो डिस्टेंस R पे है, ये डिस्टेंस R है, इसकी रेडियस हम कुछ और बना लेते हैं, किसी ये जो इसकी रेडियस है ये कैपिटल R लिख लेते हैं। तो पूरे पे हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, तो उसके बाहर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी ये हम कैसे निकालेंगे, ये देखना है हमें, ठीक है। अब देखिए इसको हम करते हैं ऐसे, थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब हमें इस पॉइंट पे निकालना है, तो अगर एक हम और सर्किल ड्रा करें, एक और सर्किल ड्रा करें, एक सर्किल और ड्रा करते हैं, कहां से, ऐसे एक सर्किल हम और ड्रा करते हैं यहां से, ऐसे ये हमने कर ली, ये गॉसियन, ये एक गॉसियन सरफेस अपनी हमने ले ली, ये जो P पॉइंट था यहाँ पे, ये हमने P पॉइंट, जो ये P पॉइंट है ये P पॉइंट हो गया, यहाँ पे हमने इसको पास करते हुए गॉसियन सरफेस एक ड्रा की। अब इस गॉसियन सरफेस पे अब देखिए बाई सिमेट्री देखिए कि जो भी चार्ज होगा, जो भी डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कुछ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे स्फीयर पे, तो इसके कारण जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो हर जगह एक यूनिफॉर्म ही उसमें जाएगी। तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड P पे E है, P पे E की वैल्यू यहाँ पे, तो यहाँ भी E होगी ऐसे करके, यहाँ भी E होगी ऐसे, यहाँ पे भी E होगी बाहर की तरफ। थोड़ा सिमेट्री का यूज होता है जब गॉसियन लॉ को यूज करते हैं, तो इसके कारण स्फीयर के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सिमेट्री से चारों तरफ बाहर की तरफ जाएगी। तो इसमें अगर हम इंटीग्रेट करें, क्या करें, E
डीए पूरे पे, ई डीए पूरे पे इंटीग्रेट करोगे तो बेसिकली ये क्यू अपान एप्सिलॉन तो हो जाएगा, तो गॉसियन सरफेस से लिख लिया पूरा। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो चार्ज है दैट इज क्यू। अब ई डीए क्या होगा ये देखिए, तो ई जो ये वैल्यू यहाँ पे है वही वैल्यू यहाँ पे, वही वैल्यू यहाँ पे होगी, वही ई तो बाहर हो जाएगा, ई तो हमने बाहर ले लिया, अंदर डीए हो गया अपान क्यू अपान एप्सिलॉन। अब डीए क्या होगा, इस पूरे स्पेयर का जो सरफेस एरिया है वो डीए होगा, ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन। तो इससे ई की वैल्यू क्या आ गई, 1/4 पाई एप्सिलॉन क्यू अपान आर स्क्वायर। तो ये तो ई की वैल्यू आ गई इस पी पॉइंट पे। अब देखिए अगर हम एक सिचुएशन और लें और हम ये कहें कि कोई पॉइंट अब हम यहां पे ले रहे हैं इसमें, और इस पॉइंट पे ये पॉइंट आपने लिया, इस पॉइंट पे हमने एक गॉसियन सरफेस ऐसे बनाई, ठीक है, ये पॉइंट हमने ले लिया, इसको लिख लेते हैं क्यू पॉइंट। यहाँ नहीं, क्यू तो ऑलरेडी हो चुका है, तो ये पॉइंट पी था, ये रख लेते हैं पी क्यू आर एस, एस पॉइंट यहाँ पे लेते हैं। तो एस पॉइंट पे अभी क्या था, स्पेयर के बाहर हम निकाल रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड, अब स्पेयर के अंदर किसी पे निकालेंगे, तो अभी हमारी गॉसियन सरफेस ये वाली है, ये गॉसियन सरफेस है। तो इस गॉसियन सरफेस पे अगर हम सेम चीज करें, इस गॉसियन सरफेस पे भी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, सपोज करो यहाँ पे ये E2 है, यहाँ पे E2 है, बाय सिमेट्री हर जगह E2 होगी, तो इस केस में क्या होगा, E2 इंटू DA, क्योंकि सर्फ और ये हमेशा इस तरफ जा रही होगी, सिमेट्री से रेडियली होगी, तो जो कास अल्फा वाला पार्ट है कास अल्फा बेसिकली 0 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ई डीए हो जाएगा। इधर क्या होगा, चार्ज क्यू अपान एप्सिलॉन। अब इसके अंदर चार्ज कितना है ये देखना है, तो पूरे स्पेयर पे चार्ज क्यू है, तो इतने स्पेयर के अंदर चार्ज कितना है ये निकालिए आप। तो पूरे स्पेयर पे चार्ज क्यू है, तो क्यू की हमने डेंसिटी वो निकाली, चार्ज पर मीटर क्यूब 4/3 पाई आर क्यूब। पूरे चार्ज को हमने इस स्पेयर के वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, जो स्पेयर था वॉल्यूम, ये तो इसकी चार्ज की डेंसिटी आ गई। और अब हमें निकालना क्या है, चार्ज इतने एरिया में, कितना हमने कहा था यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इतना जो वॉल्यूम है उसमें चार्ज कितना होगा, तो इसको उतने वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 4/3 पाई आर क्यूब स्मॉल आर, ये वैल्यू मान लिया, ये अब यहाँ पे आर है, यहाँ पे भी आर है, ये उस पॉइंट के लिए आर कंसिडर कर रहे थे, यहाँ पे अब इस पॉइंट के लिए आर कंसिडर कर रहा है, ये आर हो गई, इतना तो चार्ज हो गया, दिस डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन होना चाहिए, ये चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, इधर टोटल फ्लक्स, इधर चार्ज डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, यही तो है गाउस लॉ। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करें, तो डीए अगेन E2 सब जगह बराबर होगा, तो E2 हम बाहर ले आएंगे, डीए क्या हो जाएगा 4 पाई स्मॉल r स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपान एप्सिलॉन, ये बचा r क्यूब अपान r क्यूब। अब इसको इधर लाते हैं, तो आर स्क्वायर, दो आर स्क्वायर यहाँ पे आर क्यूब है, तो एक ही आर बचाएगा, इसको हम बेसिकली लिख सकते हैं इससे E इक्वल टू क्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन r क्यूब, और यहाँ बचा r, एक ये आ गया, ये तो हो गया कब, जब आप स्पेयर के अंदर है, स्पेयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई आर डिस्टेंस पे, और स्पेयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ये हो गई आर डिस्टेंस पे। अब देखिए, अब अगर इसको हम ग्राफ से देखना चाहे तो क्या सिचुएशन होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड और रेडियस को अगर हम प्लॉट करें,
ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये रेडियस सॉरी डिस्टेंस, सेंट्रल से डिस्टेंस के उसमें अगर प्लॉट करें तो क्या होगा, जब तक ये आर जो है ये अंदर है, इसके रेडियस से अंदर है, ये क्या किसके लिए है, ये रेडियस से अंदर के लिए है, ये वाला क्या था, ये रेडियस से बाहर के लिए था। तो अब इसको प्लॉट करना शुरू करें तो ये शुरुआत में क्या होगा, ई और आर जो है, ई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर टिल टिल डिस्टेंस आर, जो आर इसका स्क्वायर का रेडियस है, तो इसके लिए तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा यहाँ तक आर तक। उसके बाद क्या है, फिर आर का रोल खत्म हो जाता है, फिर आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो उसके बाद ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा तो कुछ इस तरह से आएगा। ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का ये। अब इसमें अगर ध्यान रखिए, आर जब डिस्टेंस एग्जैक्टली आर है तो अगर यहाँ पे पुटअप करो तो क्या हो जाएगा, क्यू अपान आर स्क्वायर, यहाँ भी आर की वैल्यू कैपिटल आर पुटअप करो तो ये भी 1 अपान आर स्क्वायर जाएगा। तो आर इक्वल टू कैपिटल आर के लिए ये दोनों वैल्यू बराबर हो रही है, तो ये बेसिकली कंटिन्यूटी यहाँ पे बनी रहेगी, इसका डिसकंटिन्यूअस। ये हो गया इस यूनिफॉर्म चार्ज स्फीयर जिसकी रेडियस आर है, उस पर क्यू चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ। जब उसके स्फीयर की सरफेस तक तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बढ़ेगी, फिर सरफेस के बाद ऐसे से घटनी शुरू हो जाएगी। एक चीज हमने ये बताई, ठीक है। अब हम निकालने की कोशिश करते हैं इसी कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए, अगर हम कौन सा एग्जाम्पल लें, चलिए एक सीट का एग्जाम्पल लेते हैं। ये चार्ज सीट है जिसमें हम क्या कहेंगे, इसकी डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी लैम्डा नामली बुक्स में यूज की गई है। ये जो लैम्डा डेंसिटी चार्ज क्या है, दिस इज टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय टोटल एरिया। तो बेसिकली ये कूलाम पर स्क्वायर मीटर में है, ये डेंसिटी जो दे रखी है, चार्ज डेंसिटी इतनी है। और तो इसके केस में अगर हमसे कोई कहे कि यहां से आर डिस्टेंस पे कोई पॉइंट पी है, तो इस पे वहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, फिर वो सिमेट्री वाली बात आएगी, जैसे इस पे अगर आप पूरा चार्ज डेंसिटी ऐसे 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 पॉजिटिव चार्ज अगर दे रखा है ऐसे ऐसे, तो इसके कारण जो भी होगा वो सिमेट्रिक होगा, या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा। तो बेसिकली बाय सिमेट्री इसमें क्या होता है, चार्ज जो एक सीट से जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगी वो सीधे परपेंडिकुलर उस तरफ जाएगी। अदरवाइज क्या होगा, ये जरा सिमेट्री का कॉन्सेप्ट जो हम बताने की कोशिश कर रहे हैं उसको जानने की कोशिश कीजिए। अगर ये सीट है, यहाँ पे चार्ज ये है, यहाँ पे चार्ज ये है, तो इस जगह पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालने की कोशिश करोगे तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये खाली एक ही चार्ज का लो, इधर होगी, इस डायरेक्शन में होगी, इस तरफ होगी, इस डायरेक्शन में होगी, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी, इस डायरेक्शन में होगी, एंड इन दोनों के जो एक्स ये वाले कंपोनेंट है, एक्स कंपोनेंट जुड़ जाएंगे, पर वाई कंपोनेंट जो है एक दूसरे के कैंसिल हो जाएंगे। ये कंपोनेंट कैंसिल हो गया, इधर कंपोनेंट कैंसिल हो गया इससे, तो ये बेसिकली इधर वाला ही कंपोनेंट बचा। तो इसी तरह से इसके लिए इधर वाला कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, इसको ये कैंसिल करेगा, तो बाय सिमेट्री बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर ही होगी। ये तो आप जस्ट एक सिमेट्री का कॉन्सेप्ट यूज करेंगे हर जगह। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन एक बार हमने समझ ली, तो उसका मतलब है कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, एंड इसी तरह इसके हम आर डिस्टेंस पे इधर ले लें, इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में। ये ले लिया। अब हम एक ड्रा करते हैं गॉसियन सरफेस, तो वो कुछ हम इस तरह से लेते हैं, ये और ऐसे हम बेसिकली एक सिलेंडर बना रहे हैं ऐसे, ये सिलेंडर। तो ये सिलेंडर हमने ले लिया जिसमें एक यहां से सीट से आर डिस्टेंस इधर है, एंड सीट से आर डिस्टेंस हमने इधर भी ले लिया, दोनों तरफ सिलेंडर आर डिस्टेंस पे पहुंच गया। एंड सिलेंडर का ये जो एरिया है, ये सपोज कीजिए डीए है, तो ये भी एरिया डीए, हमने एकदम सिमेट्रिक सिलेंडर लिया हुआ है। अब ये सिलेंडर पे हम फ्लक्स को इंटीग्रेट करेंगे 1 पॉइंट, एंड दूसरा पॉइंट है कि इसके अंदर चार्ज कितना होगा। तो पहले आप चार्ज देख लीजिए, इसके अंदर कितना होगा, टोटल चार्ज क्यू इंटरनल कितना होगा ये जानिए। अब चार्ज क्या होगा, ये सिलेंडर कितना एरिया काट रहा है, जो एरिया काटेगा उतना ही चार्ज उसके अंदर होगा। तो ये डीए एरिया काट रहा है और इसकी डेंसिटी लैम्डा है,
तो चार्ज कितना हो जाएगा लैम्डा डी ए, क्योंकि ये वाला पार्ट यहाँ पे जो पार्ट काट रहा होगा यही तो उतना ही चार्ज उस सिलेंडर के अंदर होगा। ये हो जाएगा लैम्डा डेंसिटी है डी ए से मल्टीप्लाई हो गया, तो चार्ज इंटरनल चार्ज तो आपको पता चल गया। गॉसियन सर की गॉस लॉ का जो उधर वाला साइड होता है इंटरनल चार्ज डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन, वो तो पता चल गया चार्ज। अब क्या है, फ्लक्स कैसे करोगे? फ्लक्स अब देखिए, इस केस में डायरेक्शन चूंकि ये है ई और डीए, डीए की डायरेक्शन किधर हो जाएगी? ये तो हमेशा वैसे भी परपेंडिकुलर ही सरफेस पे होती है, इस सरफेस पे इसके परपेंडिकुलर होगी, तो यहाँ पे cos अल्फा 0 होगा तो 1 हो जाएगा। यहाँ पे तो ई डी ए हो गया, यहाँ पे भी इसी तरह से ई की डायरेक्शन इधर है, डीए की भी डायरेक्शन इधर है, तो ये भी ई डी ए हो गया। बट यहाँ पे क्या होगा, जो ये इसकी सर्कुलर साइड है इसकी इस सरफेस की, तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस डायरेक्शन में है, एंड ये क्या है पर ये जो है डीए इस यहाँ पे अगर कोई डीए पार्ट काटोगे, छोटा सा एरिया काटोगे, तो इसका एंगल यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे अल्फा क्या हो जा रहा है, 90 हो जा रहा है। अल्फा इज 90, तो कास अल्फा 90 का मतलब है वो 0 हो जा रहा है। तो इस सिलेंडर के जो इस सरफेस का कारण जो फ्लक्स होगा वो टोटल 0 होगा। तो बेसिकली इसमें जो अगर हम ये निकालना शुरू करेंगे टोटल फ्लक्स निकालना शुरू किया, तो टोटल फ्लक्स क्या निकलेगा, खाली एक ये ई डी ए निकलेगा, इधर ई डी ए इधर निकला, प्लस ई डी ए इधर निकलेगा, दिस शुड बी इक्वल टू लैम्डा डी ए डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन, ये क्यू अपान एप्सिलॉन हो गया, ये हो गया 2 ई डी ए इक्वल टू लैम्डा अपान एप्सिलॉन 0, बेसिकली एप्सिलॉन है डी ए। ये डी ए कट गया, इससे क्या आया, ई की वैल्यू आ गई लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन 0। तो यहां पे किसी भी चार्ज शीट से यहाँ पे अगर हमने ये निकाला तो लैम्डा अपान डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन 0, देखिए डिस्टेंस पे ये मैटर ही नहीं कर रही है, ये कितने डिस्टेंस पे है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है डिस्टेंस पे मैटर ही नहीं कर रही है, एक्चुअली बेसिकली लैम्डा अपान 2 एप्सिलॉन 0 ये वैल्यू आ रही है। इसका मतलब जो वैल्यू यहाँ पे होगी वही यहाँ पे होगी, वही यहाँ पे होगी, ये हो गई चार्ज शीट के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लिया हमने। इसी तरह से और बहुत सारे सर्कमस्टांसेस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली जा सकती है, और उसको भी हम बात अगले सेशंस में निकालने की कोशिश करेंगे। बट ये इस तरह का जो प्रैक्टिकल यूजफुलनेस है गॉस लॉ की, आपको ये 2 एग्जांपल से समझ में आ गया होगा। थैंक यू।